हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। इस टॉपिक के तहत क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं। आपको बताना है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए, बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्योगों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। तो बी ऑप्शन आपका बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बीच जो है अंतर है। तो बी ऑप्शन देख लीजिए और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बैंक वित्तीय व्यवस्था के संचालन के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक बैंक इस श्रेणी में मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी ओर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से अधिकाधिक लाभ की आकांक्षा से कार्य करती है और ये बड़े उद्यमों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराकर उनका सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 262 है, भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस पे आपको विचार करना। दो स्टेटमेंट है। पहला है, यह सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा, ये बचत खातों की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है। तो गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये बचत खातों की तरह जो डिमांड जो डिपॉजिट है, मांग निक्षेप है, इसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब है बी ऑप्शन। केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं, बचत खातों की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती हैं। ये सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकती हैं, इसलिए कथन दो सही है जबकि पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 263 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जो उद्देश्य पहला है, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना है। दूसरा है, इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड है, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, लोगों की बचत को एकत्र करना। तो देखिए, इसमें जो दिया गया है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, ये तीनों उद्देश्य हैं, इनमें तीनों उद्देश्य शामिल हैं। तो आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। देश के निम्न और मध्यम आय वर्ग के लघु बचतों का देश है। इसके औद्योगिक विकास के लिए सदुपयोग करने के उद्देश्य से 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्यों में लोगों की बचत को एकत्र कर उसे औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए विनियोजित करना और अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना शामिल है। 1 फरवरी 2003 को यूटीआई का औपचारिक रूप से विभाजन हो गया। यूटीआई फर्स्ट को यूएस 64 सहित उन सभी 26 योजनाओं को सौंपा गया जिनमें सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन निवेशकों को दिया गया। यूटीआई सेकंड सेबी के नियमों के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करती है, ध्यान में रखना है। 264 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है भारत में? वो है आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड यूटीआई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 1964 को स्थापित यूटीआई प्रश्नकाल में भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन था। वर्तमान में प्रबंधित राशि के संदर्भ में आईसीआईसी जो है प्रूडेंशियल भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। तो इसका नाम याद रखिएगा, जो आपका जो अपडेट है इंपॉर्टेंट है। 265 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो मौद्रिक नीति के 4 इसमें घटक दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें मौद्रिक नीति के संदर्भ में भारतीय जो मतलब मौद्रिक जो नीति है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा इसके घटक हो सकते हैं। तो देखिए, इसका जो घटक है पहला है बैंक दर, और दूसरा जो है इसमें दिया गया है खुली बाजार कार्यवाही। तीसरा है लोक ऋण। तो देखिए, लोक ऋण गलत है और लोक राजस्व ये भी गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के जो घटक है बैंक दर है और क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो पहला दूसरा आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। बैंक दर खुली बाजार कार्यवाही यानी
ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति के घटकों में जो है शामिल है। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से एक अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अन्य है। देखिए जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ये डाउटफुल है। क्यों? अगर बात किया जाए प्रश्नगत चारों विकल्पों के बारे में तो किसी न किसी आधार पे अन्य तीनों से ये भिन्नता रखते हैं। यूटीआई जहां एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वहीं अन्य तीनों वित्तीय उपलब्ध कराने वाली संस्था है। केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक की अनुषंगी कंपनी है, वहीं अन्य तीनों जो संस्थाएं स्वायत्त हैं। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है और इस रूप में यह अन्य तीनों से पृथक है। तो ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 267, वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो वाणिज्य प्रपत्र किसके लिए साख स्रोत है? तो सही जवाब है कॉर्पोरेट उद्योग के लिए, निगम उद्योग के लिए। वाणिज्य प्रपत्र कॉर्पोरेट उद्योग के लिए जो है यह एक साख का स्रोत है। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों का चलन 1990 से है। यह प्रपत्र एक प्रकार के क्या है, प्रामिसरी नोट होते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रामिसरी नोट या जो प्रपत्र होते हैं एक प्रकार के प्रामिसरी नोट होते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि निर्गमन तिथि से 7 दिन से 1 वर्ष के बीच होती है। 268 है, कंपनी अंश पर मर्यादित होने का जो अर्थ है क्या है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। और इसके बारे में देख लेते हैं। फर्म या कंपनी जो इस रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो जिसमें शेयर धारक अथवा इसके स्वामियों का दायित्व सीमित हो, लिमिटेड कंपनी कहलाती हैं। 269 है, निम्नलिखित में कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, साझेदार 20 से कम होने चाहिए। यानी सीमित देयता साझेदारी फर्म की जो विशेषता नहीं है, इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया साझेदार 20 से कम होने चाहिए, ऐसा जो स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका मतलब ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। देखिए, सीमित देयता साझेदारी फर्म में साझेदारी और प्रबंध अलग अलग होना आवश्यक नहीं है। इसमें आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है और यह शाश्वत उत्तराधिकारी से परिपूर्ण निगमित निकाय है। इसमें अधिकतम भागीदारों की संख्या पर जो है कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 270 है, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे यूएस डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में, और आपको बताना है कि जब जो जर्मन है किसमें? तो मार्क में, जर्मन मार्क में। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। भारतीय स्टेट बैंक ने 5 अगस्त 1998 को 5 वर्ष की अवधि वाला रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड 3 विदेशी मुद्राओं यूएसए डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और ड्यूस मार्क यानी जर्मन मार्क में जो है जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 271 है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पे है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मुंबई। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति के सिफारिश पे जो है कब किया गया था? 1992 में। तो किस समिति के द्वारा कब किया गया था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिरवानी समिति का नाम याद रखना है और इसका स्थापना नवंबर 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय दक्षिण मुंबई के वर्ली में है। 272 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई, उपयुक्त सभी। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं ये तीनों हैं, मतलब कि एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी है और आईडीबीआई है, ये तीनों है, यानी उपयुक्त सभी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में फिरवानी समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसके प्रवर्तकों में भारत सरकार के अलावा कौन कौन से वित्तीय संस्थाएं हैं? जिनमें प्रमुख रूप से हैं वो है आईडीबीआई, आईडीएफसी, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी और एसबीआई। 273 आपको बताना है निक्की क्या है। देखिए, निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निक्की का मतलब जो है आपको याद रखना है, इसका क्या मतलब है। निक्की यानी
आप देख सकते हैं कि इसमें जो निकी का दिया गया द निहोन केइजाई शिंबुन, इस तरह से कुछ नाम है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है, स्टॉक प्राइस इंडेक्स है। जो निकेई है, निकी है, और इसका जो नाम है जापानी में है, जो आप देख सकते हैं, पता नहीं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, आप ध्यान में रखिएगा। 274 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन में कि सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स है बंबई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 यानी 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। पहला है, बताइए यह स्टेटमेंट जो है क्या सही है? तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है सेंसेक्स है, इसके परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक भारिता दी जाती है। तो सेकंड वाला देखिए स्टेटमेंट जो है आपका सही कथन है। तीसरा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, तो बिल्कुल गलत है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला आपका सही जवाब है। पहला तीसरा कैसे गलत है? देखिए, सेंसेक्स बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है, जबकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। और इसका कथन जो पहला है असत्य है। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प बेल्जियम में है। तो एंटवर्प का नाम याद रखिएगा, कहां पे है? तो बेल्जियम का एंटवर्प जो स्टॉक एक्सचेंज है विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1460 में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना वर्ष है 1972, इसलिए तीसरा गलत है। और तीसरा जो कथन गलत है, बीएसई भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान में रखिएगा। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को उनके बाजार पर डालने वाले महत्व के अनुरूप आनुपातिक भारिता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 275 है, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है? तो संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का जो तात्पर्य है आपको बताना है। इसका तात्पर्य है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। सी ऑप्शन आपका जो संवेदी सूचकांक दिया गया सेंसेक्स में चढ़ाव का जो तात्पर्य दिया गया, सी ऑप्शन आपका इस तरह से बिल्कुल सही है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से क्या कहा जाता है? सेंसेक्स कहा जाता, मतलब सेंसेक्स जो है कहा जाता है। और संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का अर्थ जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में चढ़ाव से है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 276। बीएसई जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या कितनी है? तो सही जवाब है 30। क्वेश्चन नंबर 277 है, मार्च 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या थी कितनी? 25। देखिए, मार्च 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या 25 थी। वर्तमान में भी इस सूचकांक में शामिल कंपनियों की संख्या 25 ही है। हालांकि फरवरी 2012 में शुरुआत के समय इसमें 20 कंपनियां शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 278 है, बीएसई ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है 25 का सही जवाब होगा। और 279 है, वर्ष 2000 से 2001 के दौरान भारत के निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है। तो कौन सा है? राष्ट्रीय शेयर बाजार। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्ष 2000 से 2001 में राष्ट्रीय शेयर बाजार का कारोबार 8.39 लाख करोड़ रुपया था, जो भारत में उस वर्ष किसी अन्य शेयर बाजार की अपेक्षा सर्वाधिक था। वर्तमान में भी भारत के शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार बीएसई का ही है। क्वेश्चन नंबर 280 है, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का क्या कारण है? तो भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का जो कारण है आपको बताना है। इसमें 3 कारण दिए गए हैं। पहला कारण है विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह। तो देखिए, उतार चढ़ाव का यह कारण भारतीय शेयर बाजार में हो सकता है, तो पहला सही है। दूसरा, विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन। और तीसरा जो है मौद्रिक नीति के परिवर्तन। तो तीनों जो है आपका भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के जो है कारण है।
तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के निम्नलिखित जो है प्रमुख कारण है। पहला है विदेशी कोषों का अंतःप्रवाह एवं बाह्य प्रवाह, मौद्रिक और राजकोषीय नीति में परिवर्तन। तीसरा है विदेशी पूंजी बाजारों में उतार चढ़ाव जो निवेशक को प्रभावित करता है। चौथा, औद्योगिक वातावरण की स्थिति। पांचवा, बाजार में तरलता की उपलब्धता आदि। क्वेश्चन नंबर 281 है, दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहां पे है? तो देखिए, दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है, और मुंबई शेयर बाजार जो बीएसई दलाल स्ट्रीट है मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, तो ध्यान में रखना है। 282 है, शब्द पुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जो बुल है, जो शब्द बुल है, जो बियर है, देखिए यह शेयर बाजार से जुड़े हुए टेक्निकल वर्ड हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बुल और बियर, बुल और बियर जो है शेयर बाजार के शब्द हैं, जिनकी हिंदी अर्थ क्रमशः तेजड़िया और मंदड़िया होता है। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तेजड़िया। जो शेयर की कीमत को बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहा जाएगा? तेजड़िया। आप इस रूप में याद रख सकते हैं कि कीमत को बढ़ाने वाला कहते हैं ना, कि कीमत बढ़ाना चाहता है तो उसे बड़ा तेज कहते हैं, तो उसी तरह होता है कि कीमत को बढ़ाने वाला तेजड़िया होता है, और व्यक्ति जो शेयर की कीमत को गिराने की आशा करता है उसे मंदड़िया कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तेजड़िया और मंदड़िया जो शब्द है वो शेयर बाजार के शब्द हैं। 283 है, वित्तीय निवेशकों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द किसका घोतक है? तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, वित्तीय निवेशकों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द का जो घोतक है उस निवेश का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तो आपको मालूम है तेजड़िया किसे कहते हैं, मंदड़िया किसे कहते हैं? तेजड़िया वो कहलाते हैं जो यह इच्छा रखते हैं कि जो शेयर बाजार है मतलब उसको, उसके रेट को बढ़ाना चाहते हैं, उसे तेजड़िया कहते हैं। और अमुक प्रतिभूति की कीमत को गिरने के जो है महसूस करते हैं, आकांक्षा रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं मंदड़िया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 284 है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? जो दलाल होते हैं ये मतलब सट्टेबाज नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। देखिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। पहला है तेजड़िया, फिर मंदड़िया, इसको इंग्लिश में तेजड़िया को बुल कहते हैं, मंदड़िया को बियर कहते हैं। इसके बाद स्टैग और लेमडैग, इन चारों का नाम आपको याद रखना है, जो स्टॉक एक्सचेंज में ये सट्टेबाज का कार्य करते हैं। 4 प्रकार के सट्टेबाज होते हैं। 285 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? तो जो दलाल होते हैं, यानी कि शेयर बाजार में दलाल जो होते हैं वो सटोरिया नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 286 में इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग जिसका संबंध है किस मतलब कि बाजार से है, तो शेयर बाजार से है। इनसाइड ट्रेडिंग आंतरिक व्यापार शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग में अनुमति लाभ प्राप्त करते हैं। यह अवैध कार्य माना जाता है। 287 में आंतरिक व्यापार आपको बताना है किससे संबंधित है? तो 287 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आंतरिक व्यापार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो शेयर बाजार से है। ठीक है। पूंजी बाजार से आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 288 में पूंजी बाजार से आशय पूछा गया कि इसका क्या मतलब होता है पूंजी बाजार से। तो देखिए, शेयर बाजार से संबंध जो है पूंजी बाजार का है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन फंड है, इसका बाजार है जिसमें इक्विटी तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने के जो है बाजार है। क्वेश्चन नंबर 289 है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, वो है याचना मुद्रा बाजार। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में देखिए प्रमुख संगठित वित्तीय बाजार है, यानी जो फाइनेंशियल मार्केट है, बाजार है, वो प्रमुख संगठित मतलब कि मार्केट है, वित्तीय फाइनेंशियल जो मार्केट है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार जो है, यह आपको याद रखना है,
मुद्रा बाजार जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का बाजार है, प्रतिभूतियों का बाजार है, वहीं पूंजी बाजार दीर्घ अवधि प्रतिभूतियों का बाजार है। स्पष्ट है कि अल्पावधिक होने के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता की संभावना प्रबल होती है। मांग मुद्रा या कॉल मनी ऐसे वित्त को कहते हैं जो लघु अवधि का होता है, जिसे मांगे जाने पर चुकता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 290 में आपको बताना है विश्वसनीय प्रतिभूति से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, विश्वसनीय प्रतिभूति का मतलब होता है ऐसे शेयर जिस पर लगातार ऊंची दर का लाभ प्राप्त हो। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्वसनीय प्रतिभूति से देखिए तात्पर्य ऐसे कंपनियों के शेयरों से है जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका ऊंचा प्रबंध हो, जिनसे हमेशा ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता रहे। क्वेश्चन नंबर 291 है गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, गिल्ड एज्ड बाजार जो है इसका संबंध किससे है। इसका संबंध देखिए सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार, मतलब कि सरकारी जो प्रतिभूतियां इनके बाजार से संबंध रखते हैं गिल्ड एज्ड बाजार। तो गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गिल्ड एज्ड बाजार जो है रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है करता है, इनके द्वारा किया जाता है। गिल्ड एज्ड का अर्थ सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 292 है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है। कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में जो है अप्रासंगिक है, वो है आपका सेप्स। यानी कहने का मतलब था कि शेयर बाजार से जो संबंध इन चारों ऑप्शनों में से नहीं रखता है, वह कौन सा शब्द है, वो है सेप्स। सेंसेक्स, निफ्टी और बीएसई ये मतलब तीनों जो हैं किसके मतलब कि संदर्भ में आते हैं, तो शेयर बाजार के संदर्भ में आते हैं। ये शेयर बाजार के तीनों जो है वर्ड है। सेंसेक्स जो है और बीएसई जो है और निफ्टी, ये जो है तीनों शेयर बाजार से संबंध रखते हैं। जबकि सेप्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने के लिए यह एक कार्यक्रम है। भारत सरकार ने सेप्स को नई आर्थिक नीति के साथ जो है 1991 में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 293 है निम्नलिखित में से कौन जो है एक अप्रासंगिक है, वो है आपका सेप्स। डी ऑप्शन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 294 है किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। बी ऑप्शन। डिवेंचर का अर्थ देखिए ऋण पत्रों से होता है, ध्यान में रखना है। संयुक्त पूंजी कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिवेंचर जारी करती है। जो संस्था इन्हें जारी करती हैं वह इन डिवेंचरों पर धारक को जो है एक निश्चित दर से ब्याज देती हैं। कहने का मतलब है कि जो यह कंपनियां हैं, पूंजी कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए डिवेंचर जो है जारी करती हैं और इन पे जो है जो धारक होते हैं एक निश्चित दर पे इनको ब्याज दिया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा डिवेंचर जो है जारी करना कंपनी अधिनियम 1956 तथा 11 जून 1992 को सेबी के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अधीन है। डिवेंचर की मूल राशि उसकी पूर्णतः अवधि पर जो है सौंप दी जाती है। 295 है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, वो है कंपनी का ऋण पत्र। डी ऑप्शन। कंपनी के ऋण पत्र का स्वामित्व कंपनी की सहमति से जो है पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय है, अर्थात ऋण पत्र का स्वामित्व बदलता रह सकता है और शेष का स्वामित्व बदलता नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक सावधिक जमा, किसान विकास पत्र निर्गत किया जाता है, अंत तक उसी का जो है स्वामित्व उस पर रहता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 296 है प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में की गई थी। यह अवस्थित था कहां पे, तो प्रथम भूमि विकास बैंक का स्थापना 1920 में झांग में किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए भूमि विकास बैंक किसानों को जो है कृषि में अस्थायी सुधार के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना जो है
पंजाब के झांग शहर में हुआ था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 297 है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो लंबी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए ध्यान में रखिएगा, लंबी अवधि के लिए जो है भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में जो है अस्थायी सुधार के लिए ऋण प्रदान करता है तथा इसके लिए भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ऋण दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म का होता है। 298 है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य जो है सत्य है। तो भूमि विकास बैंक का जो कार्य सत्य, पहला ऑप्शन दिया गया कि दीर्घकालीन ऋण कृषकों को जो है उपलब्ध कराना। तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ सेकंड पहले जो है डिस्कस किया है। तो ये ऑप्शन आपको मतलब कि मालूम ही है कि सही होगा। 299 है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि के लिए दीर्घकालिक ऋण देता है। सेम क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक होगा। और क्वेश्चन नंबर 300 में भूमि विकास बैंक भाग है किसका, तो सहकारी साख संरचना का। भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का एक भाग है। सहकारी साख संरचना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक तथा प्राथमिक कृषि ऋण जो समितियां हैं इसमें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 301 है, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र है क्या है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र देखिए जनपद स्तर पे होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। भारत में सहकारी बैंक 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। प्रथम स्तर पे राज्य सहकारी बैंक होते हैं। द्वितीय स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो जनपद स्तर पे कार्य करते हैं और इसीलिए इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। और तृतीय स्तर पे जो होते हैं वह ग्रामीण ऋण समितियां या प्राथमिक ऋण समितियां जो ग्राम स्तर पे कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है, सहकारी साख समितियों का ढांचा किस प्रकार का है। तो त्रिस्तरीय प्रकार का है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 303 है, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्य करता है। तो कौन सा आपको बताना है, कौन सा जो बैंक है, कौन सा जो संस्था है, सोसाइटी है जो जनपद स्तर पर कार्यरत है, वो है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक जो है जनपद स्तर पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 304 देखिए, पूछा गया है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं तो सदस्यों के द्वारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 305 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अगर बात किया जाए कि कौन सा जो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, वो आपका इसमें से जो कह सकते हैं जो सही जवाब है वो है ई ऑप्शन। देखिए विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड के द्वारा नागरिकों का जो है कोई प्रत्यक्ष वित्त इसमें जो है उपलब्ध नहीं कराया जाता है। नागरिकों को इसमें कोई नाबार्ड के द्वारा प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। और अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे लघु और बड़े उद्यमों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब आपको मालूम हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 306 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब होगा। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसका शॉर्ट टर्म है नाबार्ड, इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85 है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पे है नाबार्ड का, तो मुंबई में। और यह कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है, यानी सबसे उत्तम संस्था है, उत्कृष्ट संस्था है। क्वेश्चन नंबर 307 है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है, वह है नाबार्ड। और इसका स्थापना कब हुआ था आपको मालूम है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और कृषि के क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली यह सर्वोच्च संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को जो है
बढ़ावा देने के लिए क्या करती हैं? ऋण देती हैं। क्वेश्चन नंबर 308 है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, क्या नाम है आपको मालूम है? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है क्या? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 309 है, किस वर्ष में नाबार्ड यानी कृषि ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की जो है स्थापना किया गया था? तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है? इसका स्थापना बताइए। 1982 में हुआ था। सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो बी ऑप्शन इसका जो होगा सही जवाब होगा। और जो आज का सेशन है इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 310 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं। कोई डाउट हो या कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको मतलब कि समस्याएं हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, जो रोज क्विज वहां पे कराए जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।